ठीक है। करेक्ट। डन। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर के वीडियो सेंड कर देना सर आज। ठीक है। पिछले भी जो निधि मैम के दो तीन थे ना, पिछले वाले भी सर, वो भी। हाँ ठीक है मैडम, सर। आप रिवाइज करा दीजिए जब तक दिलीप को। लगता है निधि मैम थोड़े चले गए होंगे, बोल रहे थे ना 5 का। 7:05 का मैं बोल रही हूँ, 7:05 पे अपन स्टार्ट करते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद देखती हूँ अगर बच्चे आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज पहले रिवाइज कर लेंगे, ठीक फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। कोई इशू ठीक है नहीं है, मैम। अगर अपन 5-10 मिनट एक्सटेंड भी कर लेंगे क्लास तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं मैम, कोई इशू नहीं, ठीक। ओके।
Am I audible now? हाँ मैम ऑडिबल। चलो ठीक है, बाकी सब आते रहेंगे धीरे धीरे। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक। 50 यूनिट कंप्लीट होने में हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बाकी रह गए हैं, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, हमारा टैबलेट, कैप्सूल्स, ठीक है। उसके बाद हमने लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर्स, इमल्शन, सस्पेंशन ये सब सस्पेंशन। कंप्लीट करे थे, ठीक है। टॉपिकल प्रिपरेशंस में भी अपन ने ऑइंटमेंट, क्रीम्स, फेस जेल्स, लिनीमेंट्स ये सब कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। सपोजिटरीज और पैसरीज भी कंप्लीट कर ली थी। तो उसके बाद हमने नेजल प्रिपरेशन पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी ईयर प्रिपरेशंस, ठीक है। ईयर प्रिपरेशंस कंप्लीट करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब देखो ईयर ड्रॉप्स क्या होते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है, ईयर मतलब कान, ठीक है। ड्रॉप्स मीन्स जो ड्रॉपर्स तुम यूज करते हो ना, उसको ड्रॉप वाइज जब ड्रग डिलीवर की जाती है हमारी बॉडी में, उसको हमने नाम दे दिया ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। जनरली क्या है भाई, ईयर ड्रॉप्स क्या है। जनरली सबसे पहले देखा जाए तो हम टॉपिकल प्रिपरेशंस के अंदर ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है भाई, जो ईयर ड्रॉप्स हैं वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्यूशंस हैं वो काय काय की चीजों से, किन किन चीजों को मिला करके प्रिपेयर किया जाता है, वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। इसके बाद ये सारी चीजों को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मतलब जितने भी ईयर ड्रॉप्स होते हैं ना, उसमें ज्यादातर यही वाले इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेट होती है। सिर्फ ड्रग्स चेंज होती रहती हैं अपनी, ठीक है। और जब हम इसको यूज करते हैं तो डायरेक्टली हम किसका यूज करते हैं, ड्रॉपर का यूज करते हैं। ये भी दो तरीके के आने लगे हैं। एक तो हमारे पास जो बॉटल आती है उसी में हम एक पिन से होल कर लेते हैं और डायरेक्टली उससे इस बॉटल को दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो ड्रॉप वाइज हमको ड्रॉप मिलते हैं। और एक साथ में क्या आता है, ड्रॉपर आता है, ठीक है। ड्रॉपर आता है तो ड्रॉपर अलग से मेंशन दिया रहता है, अलग से पैकिंग में आता है। उस ड्रॉपर से आप पर्टिकुलर अमाउंट लेते हो और पर्टिकुलर ड्रॉप आप अपने कान में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके के ड्रॉपर है, जो एक सेल्फ अपनी बॉटल में सेल्फ होता है, या फिर एक अलग से एक ड्रॉपर आता है जो अलग से पैकिंग में ही आता है, ठीक है, बॉटल के साथ आता है। जनरली ये क्यों यूज किए जाते हैं ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। जनरली ईयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, हमारे कानों की क्लीनिंग में यूज करते हैं। क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे कानों में मैल जमता है, जिसको हम कान में मैल बोलते हैं ना, एक्चुअल में वो होता है क्या है, वैक्स होता है। हमारी बॉडी, जब जनरली क्या बोला जाता है कि ये जो वैक्स होता है ना, कभी भी उसको क्लीन नहीं करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, जब आप नहाते हो तो नॉर्मली पानी से आपने क्लीन किया और बाहर से आपने इसको नॉर्मली ड्राई कर लिया। कभी भी ईयरबड से या किसी भी नुकीली चीजों से कभी भी कान के आपको वैक्स को क्लीन नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी खुद से क्लीनिंग की प्रोसेस करती है। ये जो वैक्स प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, ये खुद से ही क्लीन भी होता जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इकट्ठा होता जा रहा है तो होता ही जा रहा है। हाँ, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है या ज्यादा लगता है तो आप गीले हल्का सा पानी डाल के या हल्का सा नहाते टाइम आप नॉर्मली गीले हाथों से क्लीन कर सकते हो। या फिर जो आपकी वो आते हैं ना ईयरबड्स, उसको आप बहुत अंदर तक ना डालें लेकिन बाहर से उसकी क्लीनिंग कर दें। तो जनरली क्या होता है, कई बार लोगों को ज्यादा मैल जम जाता है, ज्यादा वैक्स जम जाता है, या फिर कई बार बहुत पेन होता है या कान बैठने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ओरली ओरली टैबलेट तो देते ही हैं, लेकिन साइट ऑफ एक्शन के लिए ईयर ड्रॉप्स का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो वैक्स है, मतलब जो हमारे कान है उनको क्लीन करने के लिए, जो वैक्स है उसको क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। कई बार तुम देखना, अगर तुम कान साफ कर रहे होते हो तो जो तुम्हारा मैल होता है ना, वो कैसा होता है, एकदम ड्राई फॉर्म में निकलता है, ठीक है, पपड़ी पपड़ी फॉर्म में निकलता है। कई लोगों का गीला गीला होता है, ठीक है। गीला वाला तो इजीली निकल जाता है, बट जब वो सूख जाता है ना तो उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मल्टीपल टाइम्स जब आप उसको क्लीन करते हो ना तो आपके कान में जलन होने लगती है, पेन होने लगता है। तो इस टाइप के जो ईयर ड्रॉप्स होते हैं ना, तो कान की क्लीनिंग के लिए सबसे पहले ये ड्रॉप्स क्या करते हैं, उस मैल को, उस वैक्स को क्या कर देते हैं, गीला करके फुला देते हैं, ताकि वो इजिली आसानी से रिमूव किया जा सके। अगर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हमारे कानों में होता है तो उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ईयर ड्रॉप्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब ईयर ड्रॉप्स पेशेंट को दिए जाते हैं ना, तो जनरली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो और किसी ने आपके कान में ईयर ड्रॉप डाल दिया, नहीं। जब आप नेजल ड्रॉप लेते हो तब भी आप लेट जाते हो, लेटने के बाद अपना फेस जो है वो थोड़ा ऊपर करते हो,
ताकि जो ड्रग आपने डाली है वो डायरेक्टली कहाँ जाए, आपके नेजल वाले रूट पे जाए। तो सेम हमारे कान का होता है, कान को जब आप ड्रग ड्रग डालते हो ना, तो आपको लेटने की पोजीशन में होना चाहिए और 45 डिग्री एंगल सेट होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपने ड्रॉप डाला और इधर से बह के आपका पूरा का पूरा ड्रग निकल गया। मतलब इस पोजीशन में होना चाहिए कि जब आपके बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर, आपके कान में ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाए, तब वो पर्टिकुलर साइट पर पहुंचकर अपना एक्शन शो करे और कोई भी इनकन्वीनियंस हमको फेस ना करना पड़े। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, बनाया कैसे जाता है। देखो, ईयर ड्रॉप्स क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं, उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, जब आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसकी विजिबिलिटी कैसी होती है, क्लियर होती है। ठीक है ना। उसके बाद जो ईयर ड्रॉप्स होते हैं वो सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो कि इजिली सेडिमेंट भी हो जाते हैं और फ्रीली डिस्पर्स भी हो जाते हैं। मतलब अगर उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, तो आप जैसे ही उसको शेक करोगे ना कंटेनर को, तो वापस से क्या हो जाएगा, वो रीडिस्पर्स हो जाएंगे, वापस से आपके पूरे लिक्विड में, आपके सॉल्यूशन में वापस से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और वो काफी देर तक, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वहां पर मेंटेन रहेंगे। लंबे समय तक अगर आप उनको रखा छोड़ दोगे एक ही जगह पे बिना कोई डिस्टरबेंस के, तो जरूर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। वापस से जब यूज करोगे, तो कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन हो, जब भी यूज करना होता है, तो उसका एक रूल होता है। आप किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन को देखो, हर बॉटल के ऊपर या हर पैकेजिंग के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। मतलब यूज करने के पहले आपको एक मिक्स इसको देना, एक शेक इसको देना है, ताकि जो ड्रग है जो नीचे बैठ गई है, जिसका केक फॉर्म हो सकता है, आर्टिफिशियल केक होगा, परमानेंट केक, सॉरी टेम्पररी केक होगा, ना कि आर्टिफिशियल केक। तो आप उसको जैसे ही शेक करोगे, तो सारे के सारे पार्टिकल्स वापस से लिक्विड में वापस से डिस्पर्स हो जाएंगे, और आपका जो भी ड्रग है वो आपका इक्वल अमाउंट में क्या हो जाएगा, एडमिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लिसरीन, प्यूरिफाइड वाटर, एक नॉर्मल बेस तैयार करना है। कौन सा वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप तैयार करना है। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग उसका जो वो है कैलकुलेशन, वो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो हमारी क्वांटिटी होती है वो अलग होती है, इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया है और उसको वाटर में क्या कर लिया, डिसॉल्व कर लिया। उसके बाद हम इसमें ग्लिसरीन को ऐड करेंगे और एक मिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो ग्लिसरीन है वो क्या करेगा, सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराता है हमें, क्या करता है, ह्यूमिड प्रोवाइड कराता है, एक सॉफ्टनिंग नेचर का होता है, जिसके साथ एक स्मूथनिंग हमको मिलती है हमारे सॉल्यूशन में, इमोलियन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमें ईचिंग वगैरह की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ग्लिसरीन लगाते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसलिए जो ग्लिसरीन है वो यहाँ पे इमोलियंट एक्शन प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम इसको इसमें यूज कर रहे हैं एज अ इमोलियंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। वॉल्यूम मेकअप करना मैंने सिखाया है, याद कर लेना। वॉल्यूम मेकअप का मतलब शिकंजी और शरबत बनाना बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम मेकअप कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपनी प्रिपरेशन तैयार कर लिया। और कई बार हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर भी करते हैं, और फिल्टर करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, पैक करते हैं। ठीक है ना, स्टेराइल करते हैं और पैक करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा कौन सा, टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, पाउडर और ग्रैन्यूल्स की। पाउडर और ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं भाई, जनरली पाउडर और ग्रैन्यूल्स क्या होंगे तुम्हारे, देखो, पाउडर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, एक ड्राई मिक्सचर होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, अब पाउडर है तो इसमें एक या एक से ज्यादा पाउडर्स को मिलाकर के या कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो, हमारा जो रिसेंट सिनेरियो है ना, जनरली जो पाउडर्स हैं बहुत रेयरली यूज किए जाते हैं हमारे डोसेस फॉर्म में, लेकिन आज भी तुम यूनानी या फिर आयुर्वेदा में जाओगे, तो वहां पर तुमको चूरन वगैरह दिए जाते हैं। वो चूरन वगैरह क्या होते हैं, तुम्हारे पाउडर फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली पाउडर क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, एक ड्राई मिक्सचर होता है, जो कि हमारे करंट सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में बहुत कम यूज होता है एज अ डोजेस फॉर्म। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर तुम्हें किसी भी ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्सट्रैक्शन है और किस पार्टिकल से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, अगर मान लो कि मुझे नीम बार्क लिया है, मैंने नीम की छाल ली है, मुझे इसका एक्सट्रैक्ट करना है,
तो जनरली मैं इसका पहले साइज रिड्यूस करूंगी, इसका पाउडर फॉर्म अवेलेबल कराऊंगी, उसके बाद एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम इसका क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसीड करेंगे, और उसके बाद जो भी हमको एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसको या तो हम क्या करेंगे, एज अ लिक्विड ही यूज करेंगे, या फिर हम उसको लायोफिलाइजेशन टेक्निक से या डिफरेंट फ्रीजिंग टेक्निक से या डिफरेंट टेक्निक से हम उसको क्या करेंगे, किसी भी सुटेबल मेथड के थ्रू जो कि मेरे प्रोडक्ट को के साथ कंपेटेबल हो, उस मेथड से हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर मेरा पाउडर करंट सिनेरियो में बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज होते हैं कि जब हमको रॉ मटेरियल बनाना होता है या हमारी ड्रग का स्टार्टिंग स्टेज जो होता है वहां पे हमें पाउडर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो पार्टिकल साइज होता है ना, वो पाउडर डोजेस फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पाउडर जो है वो सबसे पुराना डोजेस फॉर्म है जो कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। इंटरनली आप पाउडर फॉर्म खाते हो, नीम पाउडर खा रहे हो या किसी भी चीज का चूरन खा रहे हो, त्रिफला चूरन है, ये सब क्या है, पाउडर फॉर्म्स हैं। और जहाँ पे जब तुम इसको ये एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, मान लो कि अगर कोई स्किन डिजीज है तो किसी ने बोला है कि इसका लेप लगाओ, तो आप उसको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर में मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना करके आप बॉडी पे अप्लाई करते हो। जब वो ड्राई हो जाता है तो आप उसको आसानी से रिमूव कर देते हो, या फिर नहा लेते हो तो वो रिमूव हो जाता है। ठीक है ना, तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों वे में इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाउडर्स की। एक सेकेंड रुकना, हेलो, हाँ रुकना यार, मेरी क्लास चल रही है, मैं कर रही हूँ कॉल बैक, है ना। हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ पाउडर्स की बात करते हैं जब, तो सबसे पहले आ जाता है मेरा सिंपल पाउडर। देखो ये इंटरनल यूज के बेसिस पे बता रहे हैं, ये जो पाउडर्स हैं वो किसके यूज पर हैं, इंटरनल, मतलब दो टाइप्स के, इंटरनल पाउडर और एक्सटर्नल पाउडर। इंटरनल मतलब जो हम खा सकते हैं, एक्सटर्नल का मतलब जो हम अपनी बॉडी पर अप्लाई करेंगे लेकिन उन्हें खाया नहीं जा सकता। इंटरनल पाउडर तीन प्रकार के बोले, सिंपल, कंपाउंड और बल्क पाउडर्स। देखो एफरवेसेंट पाउडर्स देखे हैं, लैक्सेटिव या डाइटरी पाउडर्स होते हैं, या फिर नॉन एफरवेसेंट एंटी एसिड स्नफ्स वगैरह होते हैं। देखो एफरवेसेंट पाउडर्स देखे हैं, तीनों देखा है, पाउडर फॉर्म होता है, जब लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो CO2 रिलीज कर देता है, बाकी CO2 को रिलीज कराता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से एफरवेसेंट पाउडर या ग्रैन्यूल्स कौन से हो गए तुम्हारे। अब बात करते हैं लैक्सेटिव्स की। लैक्सेटिव का मेन काम क्या होता है कि भैया पेट खराब है, टूल पास नहीं हो रहा है, टूल बहुत हार्ड हो गया है, तो जनरली हम पेट साफ करने के लिए भी कुछ मटेरियल ऐसे देते हैं ताकि आप इजिली टूल पास कर सको, इजिली फ्रेशन अप हो सको। तो वो भी किस फॉर्म में होते हैं, टैबलेट्स फॉर्म, सॉरी पाउडर्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, डाइटरी पाउडर्स। ठीक है, देखो प्रोटीन्स वगैरह यूज करते हैं, प्रोटीन शेक्स वगैरह पीते हैं, तो जब प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर जिम में जाते हैं तो एनर्जी सप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, जो वाइटामिन वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये सब पाउडर फॉर्म्स में होते हैं। तो ये सब क्या है, तुम्हारे इंटरनल यूज के लिए प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूज में सबसे पहले क्या जाता है, डस्टिंग पाउडर, इंसफिलेशन स्प्रेज, एरोसोल्स, डेंट्रीफाइसेस, टूथ पाउडर्स। देखो एक्सटर्नल यूज के लिए क्या हो गया भाई, सबसे पहले ये होते हैं मेडिकेटेड पर्पस के लिए, लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं, खा नहीं सकते। ठीक है ना, हमारी बॉडी में हमको इसके मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, एरोसोल्स का यूज करते हो। एरोसोल स्प्रे होते हैं, जैसे कि जो मेनली कौन होते हैं हमारे, देखना कभी तुमने उन लोगों को देखा होगा, क्या बोलते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनको जब अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं तो उनके पास एक पंप होता है, उसमें एरोसोल्स ही होते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में जो गैसेस होती है ना, वो एरोसोल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एरोसोल्स का काम क्या होता है कि ये डायरेक्टली जाकर के तुम्हारे रिसेप्टर्स पे चिपक जाते हैं और उन रिसेप्टर्स को आसानी से बंद होना और खोलने की प्रोसेस को करवाते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि लंग्स में एक बलून शेप का स्ट्रक्चर होता है, जब सांस लेते हैं तो वो फूलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो जब कभी किसी इंसान को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ना तो हो जाता है इजी, बट सांस लेते हैं ना तो वो बलून्स इजिली फूलते नहीं है। तो जब एरोसोल्स होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, अस्थमेटिक जो भी प्रिपरेशन होती है ना, वो जाते हैं और जाकर के वहां के रिसेप्टर पर जाकर के अटैच हो जाते हैं
और उनको आसानी से खोलना और बंद कराने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे एरोसोल्स का काम कर रहा है। डेंट्रीफ्राइसेस क्या होते हैं भाई? लाल दंत मंजन किया है कभी? वीको वज्रदंती पाउडर किया है कभी? ये सब क्या है? डेंट्रीफाइसेस, जो कि दांतों की क्लीनिंग में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, वो टूथ पाउडर्स होते हैं, डेंट्रीफाइसेस होते हैं। ठीक है, ये सब काहे के लिए होते हैं? एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। इनको हमें खाया नहीं जाता। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई पाउडर के? देखो, सबसे पुराना डोजेस फॉर्म है जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर मैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करूँ ना, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जहाँ पे लिक्विड आता है वहाँ पे माइक्रोबियल अटैक के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो हमारे जो पाउडर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल होंगे किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो भी डॉक्टर ने बोला है कि भैया 1 चम्मच 2 चम्मच खानी है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पेशेंट के ऊपर, कि कितना वो लेना चाहता है। ठीक है ना? और ये क्या होता है कि जो पाउडर्स होते हैं जब आप इन्हें खाते हो तो ये जाके हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ आसानी से मिल जाते हैं। मिलने के बाद इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो बहुत कम टाइम में हमें ड्रग का असर, इफेक्ट मिल जाता है। ठीक है ना? पोर्टेबल होते हैं। उसके बाद जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं किसी भी लिक्विड में या लार्ज क्वांटिटी में, तो आसानी से हम ड्रग को क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करा सकते हैं। ये थी क्या खूबियां। अब डिसएडवांटेजेस क्या है भैया? अब मान लो कि तुमको नीम का पाउडर खिला दूं और बोलूं कि भाई 1 चम्मच नीम का पाउडर सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना है। खा तो लोगे, लेकिन हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक अपना एक अजीब सा फ्लेवर आता है, एक अजीब सा टेस्ट आता है, टेस्ट बहुत उसका कड़वा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? नौशिया, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे पाउडर जो कि बिटर टेस्ट के होते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, नौशियाटिक फील देता है, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना? जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं भाई, मान लो कि कोई पाउडर ऐसा है जो कि थोड़ी देर भी अगर हवा में रह गया तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से, और गीला हो जाएगा। गीला हो गया तो मेरा पाउडर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो जनरली जो पाउडर की डिस्पेंसिंग होती है ना कहीं जो ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वाटर के कांटेक्ट में बहुत जल्दी आ जाती हैं, जैसे कि नमक है। नमक को आप खुला रखोगे, कितने भी अच्छे सूखे एरिया में रख देना, लेकिन जैसे ही आप उसको ज्यादा देर खुला रखोगे ना, तो वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेगा और गीला हो जाएगा। तो ऐसे पाउडर्स जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को नहीं झेल पाते हैं, ऐसे पाउडर्स को हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते। ठीक है ना? उसके बाद ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, मतलब इसको खाना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, इसके साथ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, कि 1 गिलास पानी तो चाहिए, कम से कम आधा गिलास पानी तो इंसान पीता है। कि जैसे ही आप पाउडर को मुंह में पानी के साथ मिक्स करते हो ना, तो पूरे मुंह में चिपक जाता है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, जिसमें बच्चे तो इस चीज को आसानी से नहीं खा सकते। अब हम बात करते हैं किसकी? ग्रैन्यूल्स की। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं भाई? ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे पाउडर होता है, पाउडर के पहले जो साइज होता है वो कहलाता है मेरा ग्रैन्यूल्स। मतलब जो ग्रैन्यूल्स का साइज होता है ना, वो किस नंबर सीव से निकला होता है? जिसका सीव नंबर 4 से 12 होता है ना, उस सीव से पास होने के बाद जो मटेरियल मिलता है ना, वो कहलाता है तुम्हारा ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब मेन एडवांटेजेस क्या है? देखो, पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, घर में पीसा हुआ सफेद नमक, उसको तुम ऐसे हाथ में लेके ऊपर से नीचे गिराओगे ना, तो थक्के जैसा नीचे जाके गिरेगा, एक फ्लो में नहीं गिरेगा जैसे रेत गिरती है। उसी जगह एक टाटा का नमक आता था पहले, भास्कर वालों का एक नमक आता था, भास्कर सॉल्ट, आयोडाइज नमक, और एक टाटा का सॉल्ट आता है। उससे क्या होता है, जब तुम उसको उठा के ऐसे डालोगे ना, तो उसमें टीवी में ऐड दिखा होगा कि दाने दाने में स्वाद, इस टाइप से। वो क्या होता है? वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? पाउडर से। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हो गए भाई? फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है। अब ये क्या करता है? जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना, उसको रिमूव करता है, कंट्रोल कर सकता है। पाउडर मतलब ऐसे मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स में कोई चीज आसानी से मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन पाउडर में धूल आसानी से मिक्स हो सकती है। ठीक है ना? कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है तो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद जो फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, किसके कंपैरिजन में? पाउडर के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि पाउडर का सरफेस एरिया
ज्यादा होता है, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होती है रखने के लिए, जबकि बड़े बड़े पार्टिकल्स को कम स्पेस चाहिए होती है रखने के लिए। ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना वो इक्वल फॉर्म में होते हैं, सारे ग्रैन्यूल्स अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, एक साइज यूनिफॉर्मिटी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इक्वल होती है। अगर मैंने बोला है कि इसमें इतना अमाउंट होगा तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये इतने अमाउंट ही अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा पाउडर और ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्टेराइल फॉर्मुलेशंस। अब स्टेराइल फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं भाई? देखो, जहाँ पे स्टेराइल वर्ड आ जाता है ना, वहां पे जनरली हम बात करने लगते हैं इंजेक्शंस की और बॉटल्स की। ठीक है, तो ये जो फॉर्मुलेशंस होते हैं इसके अंदर क्या होता है, देखो आईपी के अकॉर्डिंग जो पैरेंटल्स होते हैं वो इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस होते हैं। इंजेक्टेबल मतलब जो कि इंजेक्शंस के थ्रू हमारे बॉडी में आ, वो कराए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कराए जाते हैं। ठीक है, वो प्रिपरेशंस होते हैं मेरे कौन से, पैरेंटल प्रिपरेशंस। अब ये क्या होते हैं भाई, इन्फ्यूजन मेथड से बनाए जाते हैं और हमारी बॉडी में क्या कराए जाते हैं। जो मेथड होती है इंजेक्शन की क्या होती है, इन्फ्यूजन होती है या इम्प्लांटेशन होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को क्या करवाया जा रहा है, एडमिनिस्टर कराया जाता है इन अलग अलग मेथड से। ठीक है, अब जो पेरेंटल्स होते हैं, पेरेंटल्स को हमेशा बहुत सावधानी से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ओरली कोई चीज अपन खा रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसको किसका सामना करना पड़ेगा, एसिड का। अब अगर एसिड मेरा स्ट्रांग है तो बहुत सारी चीजें जो है वो एसिड में सर्वाइव नहीं कर सकती, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन कोई चीज डायरेक्टली ब्लड में दी जा रही है, ब्लड में तो कोई एसिड नहीं है, हमारा तो आइसोटोनिक नेचर का होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो एक आइसोटोनिक नेचर का होता है, तो उसका पीएच अलग होगा। तो यहाँ पर हमारे ड्रग जो है, यहाँ पर अगर मान लो गलती से कोई वायरस या कोई भी माइक्रोब्स ये सब अगर हमारी बॉडी में गलती से एडमिनिस्टर हो गए, तो जनरली ये क्या कर सकते हैं, इंसान को बीमार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कहाँ पहुंच रहे हैं, ब्लड में। कोई भी चीज अगर डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाएगी तो फिर उस चीज का हमें सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंटल प्रिपरेशन हमेशा कैसे होनी चाहिए, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली कंटामिनेशन से फ्री होने चाहिए। ना तो उसमें कोई फिजिकल कंटामिनेशन होना चाहिए, ना ही केमिकल कंटामिनेशन होना चाहिए, और ना ही बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब जो पेरेंटल प्रिपरेशंस होती है ना वो कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, पायरोजन फ्री होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, पायरोजन्स क्या होते हैं, जनरली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अगर ये पायरोजन्स हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू चले जाते हैं ना, तो इनका काम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देना, हमें फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती है ना, उनको बहुत ही असेप्टिक कंडीशंस में बनाया जाता है, और हर कंपनी में, हर इंडस्ट्रीज में इसका अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर पेरेंटल प्रिपरेशन अलग से मैन्युफैक्चर हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी होनी, उसको स्टेराइल मतलब पूरी प्रिपरेशन बनाते हैं एक स्टेराइल कंडीशन में। उसके बाद जब प्रिपरेशन बन के रेडी हो जाती है ना, उसकी जो पैकेजिंग होती है उसको भी स्टेराइल करते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी हालत में जो है वो जो इंजेक्शन है, जो भी उसके अंदर जो भी मटेरियल फिल किया हुआ है ना, वो हमारा किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन कैरी ना करे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये जो प्रिपरेशन है ना वो हमारे बॉडी से मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट से कैसे की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, स्किन के थ्रू, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, ये हमारे इंटरनल कंपार्टमेंट में पहुंचती है। ठीक है ना। अब जब ये ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है तो इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक इन्वॉल्व नहीं होता। डाइजेशन वाला जो ट्रैक होता है वो कौन सा होता है, मुंह से खाया, पेट में गया, यहाँ से जूसेस के साथ मिक्स हुआ, फिर एब्जॉर्ब हुआ, बाकी का मटेरियल आगे गया, फिर वो इंटेस्टाइन वगैरह की प्रोसेस आ जाती है। लेकिन जब डायरेक्टली फिर वो कहाँ पहुंचता है, ब्लड में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली चीज कहाँ पहुंचाई जा रही है, ब्लड में। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारा जो भी ड्रग है वो ब्लड में जा रहा है, इसलिए इसका जो गैस्ट्रिक वाला जो पार्ट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें कहीं से कहीं तक हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है हमें इसके लिए। व्हाट आर दी जनरल रिक्वायरमेंट्स, अब देखो पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले होता है स्टेबिलिटी, जो भी प्रिपरेशन है उसकी स्टेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। स्टेरिलिटी मतलब जो भी प्रिपरेशन है उसको हमें पहले स्टेराइल करना होगा,
मतलब सारे माइक्रोब्स वगैरह से फ्री करना होगा, पायरोजन से फ्री करना होगा, फॉरेन पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी में जाकर के कहीं ना कहीं हमें बीमार कर सकते हैं, उसको हटाना होगा। आइसोटोनिसिटी मतलब जो मेरे ब्लड का पीएच है उस पीएच पे जाकर के मेरी ड्रग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमें हमारी ड्रग का जो पीएच है वो भी मेंटेन करना होगा। ठीक है ना, केमिकली प्योरीफाई होना चाहिए, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा जब हम किसका यूज कर रहे हैं, किसी भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन का यूज कर रहे हैं। अब जो भी प्रिपरेशन होती है ना, सबसे पहले क्या होता है, बनाई जाती है, उसका फिल्ट्रेशन होता है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ज्यादा पार्टिकल्स, मतलब जिनका पार्टिकल साइज बड़ा है, उन पार्टिकल साइज को हम यूज नहीं करते। ठीक है ना, इसकी भी एक रेंज फिक्स होती है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद हमारी जो प्रोसेस होगी वो फिलिंग की होगी, फिलिंग के बाद हम सीलिंग की प्रोसेस करते हैं। सीलिंग के बाद जो हमें एम्प्यूल्स बन के रेडी हो गए या बॉटल्स बन के रेडी हो गई हैं, वायल्स बन के रेडी हो गए हैं, उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं। कॉलेज लेवल पे कभी तुमने देखा होगा, अगर प्रैक्टिकल किया होगा, तो तुम लोगों को बॉटल्स को या जो ग्लासवेयर होते हैं उनको स्टेरलाइज करना सिखाया जाता है हॉट एयर ओवन में या फिर ऑटोक्लेव में। ठीक है, ऑटोक्लेव जो है वो कुकर जैसा दिखाई देता है, पानी भरा हुआ होता है, टेम्परेचर सेट होता है, प्रेशर सेट होता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है। उस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम अपने जो भी कंटेनर्स होते हैं ना उनको प्रॉपर रैप करते हैं। रैप करने के बाद हम उसको उसके अंदर रखते हैं, ताकि हीट से जितने भी बैक्टीरिया वायरस जितनी भी चीजें हैं उसकी सरफेस पर हो ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाए, और जो मेरा कंटेनर है वो बिल्कुल माइक्रोबियल और पायरोजन और फॉरेन पार्टिकल्स और कंटामिनेशन से फ्री हो जाए। एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई पेरेंटल्स के? सबसे पहला एडवांटेज है कि इसका एक्शन हमें एकदम क्विक मिलता है। अब हमको कोई इंसान दर्द में मर रहा है और उसको टैबलेट खिलाएं और उसको बोले 15-20 मिनट रुको, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शन। ये इंस्टेंट रिलीज देते हैं क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच रही है, ब्लड में, और जब ब्लड में कोई चीज पहुंचती है तो तुरंत अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, अब जो ड्रग हम ओरल रूट से नहीं दे सकते उसको हम कैसे देते हैं, पेरेंटल रूट से दे देते हैं। ठीक है ना, अब जो पेशेंट है बेचारा, उसको वॉमिटिंग ज्यादा होती है, तो जो भी टैबलेट खाएगा वॉमिट कर देगा, तो उसका असर नहीं मिलेगा क्योंकि वॉमिट में हमारी टैबलेट बाहर आ गई। या फिर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, कोमा में है, या खाने की स्थिति में ही नहीं है कि वो टैबलेट नहीं कटक पाएगा, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बॉटल्स या फिर इंजेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है ना, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, बॉटल्स चढ़ाई जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद। जो सिजेरियन होती है, जिनको सिजेरियन डिलीवरीज होती हैं, बेबी बॉर्न सिजेरियन थ्रू होता है, तो डॉक्टर्स उसको 3 दिन तक कुछ खाने नहीं देते, मतलब अगले 24 घंटे तक कुछ भी खाने पीने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारा सिस्टम होता है वो एक रिकवरी स्टेट में होता है। उस स्टेट में अगर तुमने खाया पिया तो क्या होगा, वॉमिट होने के चांसेस ज्यादा है, तो जो स्टिचेस होती है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, जोर पड़ता है, और स्टिचेस टूटने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में कंटिन्यूसली तुम्हारी 24 घंटे बॉटल्स चढ़ती हैं, तो तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, भूख भी नहीं लगती है, और हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स होते हैं यहाँ पे मेन काम कर जाते हैं, जो हमारी बॉडी में सोडियम क्लोराइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। ठीक है, वो किस रूट से मिलता है, वो पैरेंटल रूट से मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज पे। ये डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है, दर्द होता है। एक तो डर लगता है, सबसे पहले तो पेन होता है। ठीक है ना, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां बहुत पेन होता है। ठीक है ना, और ये हर कोई नहीं लगा सकता, जो ट्रेन पर्सन होंगे ना सिर्फ वही लगा सकते हैं इसको, हर कोई इंसान इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर गलती से भी कोई गलत रूट से इंजेक्शन दे दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ओवरडोज अगर दे दिया तो इंसान मर भी सकता है। ओवरडोज में क्या होगा भाई, अगर मुंह से खाया है और अगर ओवरडोज हो गया तो वॉमिट करके या किसी दूसरी प्रोसेस से हम उस चीज को कम कर सकते हैं, उसके डोज को। लेकिन जो चीज ब्लड में एक बार पहुंच गई उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कई बार इंसान की डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो इंसान थोड़ा सेंसिटिव होता है या फिर उसको एलर्जी होती है किसी ड्रग से, तो वो कभी कभी हो सकती है, किसी किसी में, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है या फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ सकती है। तो ये था तुम्हारा क्या, पेरेंटल। पेरेंटल में आ जाता है तुम्हारा आई ड्रॉप। देखो भाई, आई ड्रॉप अब कहाँ यूज हो रहा है, तुम्हारी आंखों में, और आंखें भी तुम्हारी बहुत सेंसिटिव पार्ट होती हैं। ठीक है, इनमें तुम इंजेक्शंस नहीं दे सकते, कोई ड्रग नहीं दे सकते, टैबलेट कैप्सूल्स खा सकते हो, लेकिन इसके लिए भी हमने क्या प्रिपरेशंस बनाई है। देखो, इसमें तो ऑइंटमेंट्स यूज होते हैं और इसमें ड्रॉप्स यूज होते हैं। ठीक है ना, ये भी स्टेराइल होते हैं, एक्वस होते हैं, ऑयली भी होते हैं,
और एक्वस भी होते हैं, वाटर और ऑयली दोनों नेचर के होते हैं। ये जो ड्रॉप्स होती है ना वो स्टेराइल होती है, और स्टेराइल नहीं हुई ना तो फिर मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले स्टेराइल करते हैं ताकि ये पायरोजन फ्री हो जाए, ताकि ये कहाँ जा रहे हैं, मेरे बॉडी की किसी कैविटी में, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जनरली हम क्या करते हैं, ड्रॉपर की मदद से हम इस ड्रग को हमारी आंखों में डिलीवर कराते हैं, इन्फ्यूज कराते हैं, ठीक है ना। जनरली इसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स, एनेस्थेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो हमारे आंखों में हम यूज करते हैं एज अ आई ड्रॉप्स के फॉर्म में ड्रग डिलीवर कराई जाती है ये सारी। अब कौन कौन सी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भाई, देखो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। आई ड्रॉप्स है, नेजल ड्रॉप है, ठीक है ना, ये सब कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली जा रही है, और आंखों में तो खास करके स्टेराइल चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे आंखों में क्या होता है, कभी डॉक्टर के पास जाते हो ना तो वैसे खींच खींच के आंखें देखता है, बोलता है ऊपर देखो, और फिर तुम्हारी आंखों को ऐसे गाल को नीचे खींचता है, तो क्या होता है, कभी घर में कांच के आगे खड़े होकर देखना, बहुत पतली पतली रेड रेड लाइनिंग दिखती है, वो क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। तो जो भी ड्रग हम अपनी आंखों में डालते हो ना वो डायरेक्टली उन कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है, हमारे ब्लड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लैक्राइमल सीक्रेशन और आइसोऑस्मोटिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। ये जो तुम्हारे आंखों में एक गीलापन रहता है ना, वो अगर प्रॉपर है तो जो भी तुम्हारी ड्रग होगी वो उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंखों में अगर थोड़ा सा कंकड़ या धूल भी चली जाती है ना तो क्या होता है, तुरंत आंसू आ जाते हैं और इरिटेशन होने लगती है और आंखें लाल हो जाती हैं। तो हमारी जो ड्रग है ना वो कैसे नेचर की होनी चाहिए, जो कि मेरे लैक्राइमल सीक्रेशन को इरिटेट ना करे, जो मेरी आंखों को सूदिंग दे, ना कि इरिटेट करे, और मेरा जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाए। फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, कोई भी फाइबर या फिलामेंट्स नहीं होनी चाहिए मेरे उसमें, उसका जो पीएच है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए। जनरली मेरे टीयर्स का जो आंसू होते हैं उनका पीएच कितना होता है, 7 to 8 समथिंग होता है। मैंने क्या बोला था, हमारे हर बॉडी पार्ट का जो पीएच होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए, बैक्टीरियोसाइड्स मतलब उनसे लड़ने के लिए प्रॉपर प्रिजर्व रहना चाहिए। और अगर आप इसको स्टोर करके रखते हो फॉर अ मंथ या फिर फॉर अ ईयर, जो भी इसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो ये स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज बनाया 2 घंटे बाद खराब हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अब जो हमारी आई ड्रॉप होती है ना उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है मेन, देखो ये तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आई ड्रॉप के अंदर क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो कि हमको प्रॉपर इफेक्ट दे, थेरेपेटिक इफेक्ट दे, ठीक है। जो इसका व्हीकल लेता है वो कौन सा होता है, या तो एक्वस नेचर का होगा या फिर ऑयली नेचर का होगा। अब कौन सी ड्रग हम यूज कर रहे हैं, उस ड्रग का नेचर क्या है वो डिपेंड करता है हमारे ड्रग पे कि हम कौन सा व्हीकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं ताकि हमारी जो स्टेरिलिटी है जो वो मेंटेन रहे। कोई भी माइक्रोबियल अटैक्स वगैरह इस पे अगर करते भी हैं तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स क्या करेंगे, उनको सरवाइव नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसकी टोनिसिटी को मेंटेन करेंगे, पीएच को मेंटेन करेंगे, विस्कोसिटी को मेंटेन करना इज मस्ट। बहुत ज्यादा ट्यूब गाढ़ा जैसा हो गया तो वो आंखों में नहीं टिक पाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी जैसा तो वो तुरंत बह के निकल जाएगा। उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम्हारी इनर लाइनिंग है ना वो उस पर चिपक के अपनी ड्रग डिलीवर कर सके। उसके बाद सुटेबल कंटेनर होना चाहिए जिसमें इस प्रिपरेशन को रखें। कई बार क्या होता है ना कि जब हम मतलब जब कोई प्रिपरेशन बना रहे होते हैं या उसको स्टोर कर रहे होते हैं या फिर उसको हम डिलीवर कर रहे होते हैं या फिर उसकी पैकेजिंग कर रहे होते हैं, तो जो मेरी कंडीशंस है ना वो प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। और जो कंटेनर है वो सारी प्रिपरेशन को पूरे टाइम जैसी प्रिपरेशन मैंने बनाई थी डिलीवर करने के टाइम पर भी वो वैसी ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बना के कुछ भेजा था और आखिरी में जब वो डिलीवर हुआ तो कंटेनर में ऐसे कंटामिनेशन थे या प्रॉपर कंटेनर यूज नहीं हो रहा, प्रॉपर कंटेनर ड्रग डिलीवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें ड्रग प्रॉपर अपना असर नहीं दे रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जो ड्राई ड्रॉप्स होती हैं वो स्टेराइल होना चाहिए, सबसे मस्ट कंडीशन होती है, ठीक है ना। अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ आई ड्रॉप्स कैसी होती हैं, कंटामिनेटेड होती हैं। अगर मान लो उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन होगा, ठीक है ना, मान लो अगर उसमें कंटामिनेशन किसके थ्रू हो गया, सुडोमोनास
एरियोगिनोसा, ये एक प्रकार का तुम्हारा, ये मान लो कि अगर ये तुम्हारे ड्रग में हुआ या तुम्हारे आई ड्रॉप में हुआ तो वो क्या करेगा, आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है, या फिर हमारा जो आंखों का ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो इस टाइप की कंटामिनेशन को रोकने के लिए मेरी जो प्रिपरेशन है वो स्टेराइल मस्ट है, स्टेराइल होना ही चाहिए। पेरेंटल प्रिपरेशन जितनी भी हो ना, उनका सबसे बड़ा मेन पर्पस होता है कि भाई इनको स्टेराइल करो, क्योंकि ये डायरेक्टली कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, देखो देखो कई बार क्या होता है, कई कई लोगों की आंखों में क्या है, सूखी हो जाती है, मतलब जो अपने आंखों में गीलापन है ना, कई लोगों की आंखों में वो ड्राइनेस आ जाती है, वो जो पानी है ना वो खत्म सा होने लगता है। तो हमारे जो आई ड्रॉप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनमें एक मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं, एक लाइफ सेवर का काम करते हैं। जनरली जो एक डिजीज होती है ना ड्राई आईज की, उस पर ये काम करते हैं, ठीक है। और जो मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स होते हैं ना, वो जनरली क्या करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की इंजुरी होती है ना, उसको क्या करते हैं, रिकवर करने में फास्ट रिकवरी करते हैं उसकी। उस हमको उसकी सरफेस पे क्या करना होता है, जनरली वो अप्लाई करना होता है, जो ड्रग होती है वो डिलीवर होती है। और जनरली यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हमारे प्रॉपर डिजीजेस को हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे, ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सिंपल होता है, इंजेक्शंस और टैबलेट्स और पिल्स को खाने के कंपैरिजन में। क्या करना है, सिर्फ ड्रॉप डाल के लेटना ही तो है, लेट करके ड्रॉप डाल के और आंख बंद करके लेट जाओ, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है बाकी इंजेक्शन के पेन से या फिर टैबलेट को गटकने के कंपैरिजन में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, जनरली जो आई ड्रॉप्स होती है ना वो बॉटल्स में भरी जाती हैं, जिनको हैंडल करना बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। वरना इसमें क्या हो सकता है, एक बार अगर बॉटल खुल गई तो बार बार खुलने बार बार बंद होने से क्या होता है, कंटामिनेशन होने के, माइक्रोबियल अटैक होने के चांसेस जो होते हैं इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो इंसान होता है, ऐसा तो नहीं कि एक बोतल लाया और एक बार में पूरी डाल ली, डॉक्टर बोलता है सुबह शाम डालना है इसको, तो भाई वो डेली उस बोतल को खोलेगा डालेगा। अब घर में कोई इंसान कैसा होता है, कोई कम पढ़े लिखे आदमी होते हैं, गांव में रहने वाले होते हैं, या फिर हर इंसान एकदम क्लास तो मेंटेन नहीं कर सकता कि भाई प्रॉपर उसको रखे, बहुत केयरलेसली हैंडल होता है कई बार हमारा जो प्रोडक्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ड्रग होता है, कई बार उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको जो रिजल्ट मिलता है ना, वो जो रिजल्ट 2 दिन में मिलना होता है उसको हमें 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब कई बार हमको एक्चुअल जो रिकवरी मिलनी चाहिए ना, पर कई बार हमको वो रिकवरी नहीं मिल पाती कुछ केसेस में, क्योंकि कई बार आई ड्रॉप्स उतने भी इफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। मान लो कि तुम्हारा जो इन्फेक्शन है वो एक हाई लेवल का है और तुम कोशिश कर रहे हो कि सिर्फ आई ड्रॉप से ही ठीक हो जाए, तो कई बार वो चीज प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होती है। ट्रीट तो हो जाती है, कहीं ना कहीं क्योर भी होती है, पर अगर तुम बोलोगे 100% क्योरेबिलिटी तो कहीं बार 100% क्योरेबिलिटी मिलने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, जनरली आंखों में इन्फेक्शन होता है तब इसका यूज किया जाता है। जब हमारे प्यूपिल्स, तुमने कभी चेक किया होगा कि जब आंखों को चेक कराने जाते हैं तो कभी कभी एक दवाई डाली जाती है जो बहुत तेज आंखों में जलन करती है। तो जो तुम्हारी आंखों की पुतली है ना, उनको फैलाने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है, डायलेट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि प्रॉपर चश्मे का नंबर तुम्हारा आइडेंटिफाई किया जा सके। तो वहां पे भी वो क्या होता है, ड्रॉप यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। जनरली जब सर्जरीज होती हैं बिफोर एग्जामिनेशन, तो जनरली उस टाइम पे भी क्या होता है, ये आई ड्रॉप्स यूज की जाती हैं। ईचिंग वगैरह हो, डिस्कम्फर्ट हो, पेन हो आंखों में, उन सब से रिलीफ मतलब राहत पाने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। आंखों में एक ड्राइनेस है उसके लिए, उसको हटाने के लिए एक ल्यूब्रिकेशन और एक मॉइस्चर के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक ये तो तुम अपने मन से भी लिख सकते हो सारी कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, आई ऑइंटमेंट्स की। आई ड्रॉप तो सबने देखे होंगे, बट आई ऑइंटमेंट किसने देखे होंगे, कभी आंखें आई हैं, जब आंख आती है तो एक कैप्सूल मिलता है। जनरली वो कैप्सूल्स क्या होते हैं हमारे, वो कैप्सूल्स को हम, जो जहाँ काजल लगाती है ना लड़कियां, हम जनरली उस एरियाज पे लगा करके और आंख बंद करके लेट जाते हैं, तो वो इतनी विस्कस होती हैं कि वो उस लेयर पे क्या होती हैं, चिपक जाती हैं, और हमारी ड्रग आसानी से क्या हो जाती है, डिलीवर हो जाती है, ठीक है। और सुबह जब उठते हैं तो आंखों के दोनों कॉर्नर्स पे वो ड्रग इकट्ठी मिलती है, कीचड़ के फॉर्म में हम बोलते हैं ना, तो जनरली वो आंखों के दोनों कॉर्नर्स पर हमको इकट्ठी मिलती हैं, ठीक है। तो आंखों में कोई भी अगर बाहर से फॉरेन पार्टिकल जाता है या अनवांटेड चीज जाती है, तो वो कैसे वो होती है,
हमारी आंखें उसको बाहर की तरफ फेंक देती है, तो आंखों का जो कॉर्नर होता है ना, दोनों कॉर्नर, उन कॉर्नर्स पे जनरली इंटरनल कॉर्नर्स, नाक के पास वाले जो कॉर्नर्स होते हैं, उन पे जाकर के वो सारी चीजें जमा हो जाएंगी और आसानी से हम उनको क्या कर सकते हैं, remove। वो तुम एक बार समझ सकते हो, समझने के लिए कि मैम जनरली क्या वॉइस नहीं आ होता रही है। आपकी। अब आ रही है? हाँ भाई मैम। ये होते हैं हमारे आई ऑइंटमेंट्स, ठीक है। देखो, ये समझ में आ गया। देखो, पूरी की पूरी चीजें सेम होती हैं कि स्टेराइल होता है, ये होता है, वो होता है, सारी कहानी सेम होती है। बस इसमें क्या बदल जाता है, आई ड्रॉप जो होती है वो थोड़े टाइम तक के लिए हमारी आंखों में रुकती है, कई बार आंसुओं के थ्रू निकल जाती है। लेकिन जो आई ऑइंटमेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े विस्कस नेचर के, थोड़े से गाढ़े होते हैं। जब आप इनको आंखों पे लगाते हो ना, तो ये क्या होते हैं, आंखों पे जम जाते हैं और ड्रग को आसानी से क्या करते हैं, डिलीवर कराते हैं, ठीक है। ज्यादा समय तक कांटेक्ट में रहते हैं आंखों के, और लंबे समय तक क्या करते हैं, ऑक्यूलर, ऑक्यूलर मतलब आंखों के थ्रू ड्रग को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑइंटमेंट बेस्ड जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, स्टेराइल नेचर का होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई जो भी प्रिपरेशंस होती हैं वो किस नेचर की होंगी, स्टेराइल प्रिपरेशंस होंगी। पेरेंट्रल जहाँ पे भी आता है, आई प्रिपरेशंस जहाँ पे भी आता है, नेजल प्रिपरेशंस जहाँ पे भी आते हैं, वो सारे प्रिपरेशंस कैसे होंगी, स्टेराइल मस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ऑइंटमेंट होता है ना वो स्टेराइल होता है। प्रॉपरली हम उसको क्या करते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं स्टेराइल करने के लिए, हीट की प्रोसेस यूज की जाती है, और उसको हम प्रॉपर फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद सारे फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और ये प्रोसेस को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मटेरियल चूज करना है हमको अपनी आंखों के लिए, ऐसा फेस हमारा जो होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसको आंखों में लगाएं तो वो इरिटेट ना करे, तो नॉन इरिटेटिंग नेचर का होना चाहिए, ठीक है। ताकि मेरे जो आंखों पे वो ज्यादा देर तक रहेगा, तो जनरली जो ड्रग है वो लंबे टाइम तक क्या होती रहेगी, सीक्रेट होती रहेगी। एक्स मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो थ्रू आउट हमारी बॉडी में पहुंचते रहेंगे, डिफ्यूजन होता रहेगा उनका, ठीक है। अब जो आई ऑइंटमेंट होते हैं ना, वो स्टेरलाइज किए जाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं, ताकि फॉरेन पार्टिकल्स को आसानी से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। और क्या करा जाता है इनको, जो जब स्टेराइल जो ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं ना, उसको स्टेराइल करने के लिए एक स्टीम जैकेट में बंद करके, मतलब स्टीम जैकेट में रखा जाता है, ताकि क्या गर्मी से भी जितने भी आसपास के मॉइस्चर से, मतलब जितने भी बैक्टीरियाज, वायरस वगैरह हो ना, वो आसानी से, फॉरेन पार्टिकल्स जो भी हो, वो सब आसानी से क्या हो जाए, मर जाएं और आसानी से रिमूव हो जाएं, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, और फिर बाकी के एक्सिपिएंट्स को इसमें क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कराए जाते हैं, कब, जब इसको स्टेराइल कंडीशन में मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। ताकि सारे, आप कोई भी चीज मिला रहे हो, आपने थोड़ी देर के लिए स्टेराइल कर लिया, फिर उसको बाहर निकाल के चीजें मिलाने लगे, तो हमारे एटमॉस्फेयर में और एयर में तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं पड़ते, मतलब क्लियर नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। वो हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप्स के अंडर। तो ऐसे पार्टिकल्स और ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रोब्स को हटाने के लिए हम उसको प्रॉपर किस में रखते हैं, स्टीम जैकेट में रखते हैं। तो हीट की वजह से बहुत सारे माइक्रोबियल अटैक जो है वो कम हो जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स के चांसेस कम हो जाते हैं एंटर होने के, और हम अपनी प्रिपरेशन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं भाई, फॉर्मुलेशन कैसा होता है, इसके लिए क्या क्या यूज होते हैं, बेस कौन कौन से यूज होते हैं। इसमें पैराफिन, सबसे पहले तो फैट्स का यूज बताया। सबसे पहले येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज होता है, उसके बाद लिक्विड पैराफिन यूज किया जाता है, और थर्ड वन है वूल फैट। ये तीनों चीजें जो है वो हमारी आई प्रिपरेशन, आई ऑइंटमेंट के लिए यूज की जाती है एज अ बेस। देखो, अब जो वूल फैट और येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है ना, उसको हम जनरली मेल्ट करते हैं काय पे, वाटर बाथ पे। वाटर बाथ मैंने बताया था, एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसके ऊपर एक जाली लगी होती है, उसमें 6 छेद होते हैं, गोल गोल बड़े बड़े। उसके अंदर पानी भरा होता है, रॉड लगी होती है, तो पानी अंदर से गर्म होता रहता है। उसके ऊपर आप बीकर रखते हो, तो जो भाप से गर्म होता रहता है ना, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर बाथ, ठीक है। जनरली उसमें हम क्या करेंगे, वूल फैट या येलो पैराफिन, येलो सॉल्ट पैराफिन को हम क्या कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद उसमें क्या मिलाएंगे,
लिक्विड पैराफिन मिलाएंगे और उसको आसानी से क्या करते जाएंगे, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, वॉटमैन फिल्टर पेपर आता है, ठीक है, ये भी फिल्टर पेपर का एक प्रकार है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर्स आते हैं। वॉटमैन फिल्टर पेपर से हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे और उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग करने के बाद क्या होगा, जो हमें मिक्सचर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए 160 डिग्री टेम्परेचर पे स्टेराइल करेंगे, ताकि जितने भी माइक्रोब्स हों तो वो हीट में ज्यादा देर तक कोई सरवाइव नहीं कर सकता, तो वो सब खत्म हो जाए। जितने भी माइक्रोब्स हैं, एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो एकदम स्टेराइल रहे, उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो। उसके बाद हम उसमें कोई भी ड्रग डालेंगे, जो भी ड्रग का हमें ऑइंटमेंट बनाना होगा वो ड्रग डालेंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, स्टेराइल कंटेनर में उसको सील पैक करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, देखो इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि आंखों में ज्यादा देर तक टिका रहता है, तो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक आंखों में रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आंखें आती हैं तो एक कैप्सूल आता है, उस कैप्सूल को तुम अपने आंखों पे काजल के जैसे लगा लेते हो लाइनिंग पे, आंखें बंद करके सो जाते हो, तो ये तुम्हारे आंखों के कांटेक्ट में सुबह तक रहता है और ड्रग को धीरे धीरे क्या करता रहता है, ड्रग को डिलीवर करता रहता है और साइट ऑफ एक्शन देता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे आंखों में इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो सब तुम्हारे आंखों के कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कीचड़ बोल देते हैं, आंखें साफ कर लो, उसको हम आसानी से फिर रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे ड्रग को सिलेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और हमारे ड्रग की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, ये इम्प्रूव कर देता है। स्टेबिलिटी मतलब देखो, ज्यादा देर तक ड्रग जो है वो स्टेबल रहेगी, क्यों, क्योंकि थोड़ी गाढ़ी है। जहाँ ज्यादा लिक्विड होता है वहाँ माइक्रोबियल अटैक के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। जहाँ जैसे जैसे चीजें गाढ़ी होकर के सॉलिड फॉर्म में आने लगती है, वहां वहाँ उनकी स्टेबिलिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, देखना कभी भी जब उसको लगाते हैं ना आंखों में, तो बहुत चिपचिपी सी आंखें हो जाती हैं, जब सुबह सोकर उठते हैं ना तो आंखें खुलती नहीं है, चिपचिपाने लगती हैं। जो हमारी पलकें होती है ना, उस पे बहुत वाइट वाइट जैसी चीजें जम जाती हैं, आंखों पलकें और आंखें दोनों आईलिड्स आपस में चिपक जाती हैं। कई बार तो ऐसे हाथ से पकड़ के खोलनी पड़ती है उन्हें, फिर उसको गीले पानी से, गीले कपड़े से अच्छे से हल्के हल्के हाथ से रिमूव करना पड़ता है। तो ऑइंटमेंट क्या, थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि ज्यादा देर लगे रहने की वजह से इंसान को कभी कभी धुंधला धुंधला सा दिखता है स्टार्टिंग में सुबह उठ करके, क्योंकि बहुत सारा आंखों पे कीचड़ जैसा जम जाता है और स्टिकी स्टिकी हो जाता है, ठीक है ना। तो पेशेंट के लिए थोड़ा सा अनईजी पड़ जाता है, मतलब उसकी जो कंप्लायंस होती है ना वो थोड़ी सी अनईजी सी फीलिंग देता है, तो हर कोई उसको प्रेफर करना नहीं चाहता। जैसे खासकर मेरा अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं, तो मुझे ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सा लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मीटिंग ऑफ आईलिड्स, अगर ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई आंखों की पलकें चिपक जाती हैं, आसानी से ओपन नहीं होती हैं, तो गीले कपड़े से हल्के हल्के हाथ से इसको रिमूव कराना पड़ता है, और यही प्रोसेस आपको डेली बेसिस पे यूज करनी होती है, तो इंसान के लिए थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी आई ऑइंटमेंट्स, ठीक है। अब हमारी स्टेराइल प्रिपरेशन में देखो, इसके बाद स्टेराइल प्रिपरेशन यहाँ पे हो गई हमारी खत्म। इसके बाद क्या आ जाता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं भाई, ये एंटी, वो कौन है, एक सेकेंड रुकना। देखो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या है, देखो ये आएगा ना क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या तो शॉर्ट नोट में आएगा, और अगर शॉर्ट नोट में ना आकर के अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ना, तो फिर वो इसमें तुमसे 2 3 4 चीजें एक साथ पूछ लेंगे। जैसे वैक्सीन भी पूछ लिया, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी पूछ लिया, मतलब 2 3 4 चीजें एक्सप्लेन करने को बोलेंगे, तो कम से कम बच्चा 2 से 3 पेज भर देगा, तो वो एक लॉन्ग आंसर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में आएगा ना, तो जनरली कोई एक या दो चीजें ही पूछेंगे। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एंटीसेरा, जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो हम एंटीबॉडीज बनाते हैं जनरली, तो जो एनिमल्स में डेवलप कराते हैं, खास करके इसमें हॉर्सेस वगैरह में, या फिर हम ऐसे एनिमल्स से क्या निकालते हैं, सीरम वगैरह निकालते हैं और उनसे क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं या एंटीजन्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो होते हैं हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। देखो कुछ हो क्या होता है जनरली, जैसे कि सांप है, सांप अपना काटेगा, जहर छोड़ता है, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी ड्रग्स कैसी होती हैं कि जो सांप के जहर होते हैं ना, उनसे ही निकाल करके हम क्या बनाते हैं,
उन्हीं की दवाइयां बनाते हैं, एंटीडोट्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो एंटीडोट खाने के बाद जो सांप अगर काटता भी है तो उसका असर हमको फील नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली एंटीबॉडीज क्या होती है, सबसे पहले हम बॉडी में क्या करते हैं, वायरस को इंजेक्ट कराते हैं। तो वायरस इंजेक्ट कराते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जो सेल्फ हमारी बॉडी में होता है ना, इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं। तो वो लड़ने की क्षमता उनमें जो होती है ना, वो क्या करती है, फाइट करती हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको स्पेशली एंटीबॉडीज बाहर से भी देते हैं, और कुछ हमारी सेल्फ इम्यूनिटी की एंटीबॉडीज होती हैं। फिर जब वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो फिर हम उन एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, उन एनिमल्स में से सैंपल के तौर पे ले लेते हैं, सीरम वगैरह, जो इनका सीरम वगैरह का वो लेते हैं ना सैंपल, वो सब चीजें वगैरह निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाती है, एंटीबॉडीज मिल जाती है। फिर यही एंटीबॉडीज हम ह्यूमंस पे अप्लाई करते हैं। अब ये क्वेश्चन होता होगा कि जानवरों पे जो यूज करते हैं, तो सारे जानवरों पे हम क्यों नहीं यूज करते हैं टेस्टिंग, सिर्फ लिमिटेड एनिमल्स पर ही टेस्टिंग क्यों की जाती है? वो इसलिए क्योंकि जैसे कि रैट्स हो गए, माइस हो गए, ठीक है ना, मंकीज हो गए, पिग्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होता है। ठीक है, जो हमारा सिस्टम होता है ना, तो इनका सिस्टम भी हमारे ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता होता है। तो जब कोई भी नया प्रोडक्ट या कोई भी नई एंटीबॉडी बनती है, तो सबसे पहले वो एनिमल्स पे टेस्ट की जाती है। एनिमल टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे जैसी संरचना उनकी भी होती है, तो जब उनकी बॉडी में दिया जाता है तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस मिल रही हैं, कौन सी एडवर्स रिएक्शंस मिल रही हैं, ये सारी चीजों को हम नोट करते हैं। अगर हमारी एनिमल टेस्टिंग पास हो जाती है, फिर हम करते हैं ह्यूमन वॉलंटियर्स पर ह्यूमन टेस्टिंग। इसके लिए पैसे मिलते हैं अपन को, लाखों रुपए मिलते हैं। अगर आप क्या करते हो, कोई भी नई ड्रग का अपने ऊपर टेस्ट करवाते हो, तो वो आपको पैसे देते हैं कि अगर ह्यूमन टेस्टिंग के दौरान आपको कुछ हो जाते हो तो उसकी जिम्मेदार आप खुद रहोगे, और उसका आपको क्या मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो कोई भी नई ड्रग आप अपने ऊपर टेस्ट करवाते हो ना, तो वो ड्रग आपको लेनी होती है। फिर आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें वो देखते हैं। वैसे इंसान के मरने के चांसेस कम होते हैं, क्यों? क्योंकि वो तभी की जाती है जब वो सारे टेस्ट पास कर चुकी होती है, जब लास्ट टेस्ट बचता है कि ह्यूमन वॉलंटियर्स पे, तब। और उसमें भी कुछ नहीं होता, छोटे मोटे एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो वो होता है हमारा ह्यूमन वॉलंटियर्स पे टेस्ट। उसके बाद क्या होता है कि कई बार कंपनी ड्रग निकाल देती है और फिर एमआर लोग डॉक्टरों से लिखवाते हैं और फ्री में सैंपल्स बांटते हैं, तो वो भी एक तरीके से टेस्टिंग होती है हमारे ऊपर। फिर जब उसके एडवर्स रिएक्शंस आते हैं, मान लो कि मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे कोई ड्रग लिख के दे दी जो नई आई है मार्केट में, मैंने उसको खाया, उसको खाने के बाद मेरे हाथ पे दाने निकल आए, मेरे मतलब मेरे बॉडी पे रैशेज आने लगे, मैं डॉक्टर को फिर से दिखाने गई कि भाई मुझे ये दवाई खाने के बाद रैशेज आ रहे हैं, मुझे कोई दूसरी दवाई लिखो। तो वो जो रिपोर्ट होगी ना हमारे, हमने जो उसको डिलीवर किया है, तो वो क्या करेगा, उसको नोट करेगा, उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिपोर्ट। फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा किसको, फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट को। फिर वो उस पे क्या करेंगे, देखेंगे कि किन किन पेशेंट्स में, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अगर मिनिमम में मिल रही हैं तो वो एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि भैया इस ग्रुप के लोगों को या इस टाइप के लोगों को ये ड्रग नहीं देनी है। तो डॉक्टर्स पहले ही पूछ लेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आपका क्या क्या इस टाइप के सिम्टम्स है क्या, तो ही वो आपको ड्रग लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मतलब स्पेशली हम एंटीबॉडीज डेवलप करा रहे हैं एनिमल्स में, उनसे सैंपल्स ले रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह बनाने का जो भी काम होता है ना, वो कहलाते हैं हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, जनरली जो एंटी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं ना, वो इंजेक्शंस के थ्रू, टॉक्सिन से टॉक्सोइड के इंजेक्शन लगाने के बाद हमको जो मिलते हैं ना, वो कहलाते हैं मेरे एंटी टॉक्सिन्स वगैरह। ठीक है, फिर क्या होते हैं मेरे वैक्सीन। वैक्सीन तो तुम सबको पता है, बचपन से लगवाते आ रहे हो, कि मतलब ऑलरेडी हमने एक एंटीबॉडी बना के रखी है, जैसे ही तुम्हारी बॉडी में अगर उसको डाल दिया, मान लो कि पोलियो है, ठीक है, पोलियो का वायरस है, तुमको बचपन में ही जब पैदा होते हो 5 साल तक तुम्हें सारे टीके लग जाते हैं, हेपेटाइटिस, पोलियो सारे, ठीक है। अब तुम बड़े हुए, अगर मान लो तुमको गलती से भी किसी वायरस ने अटैक किया, पोलियो के किसी वायरस ने तुमको अटैक किया, तो क्या होगा, जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर होगा, वैसे ही हमारे जो हमने एंटीबॉडीज पहले से अपनी, हमने बचपन में इंजेक्शन में के फॉर्म में दी थी ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट हो जाएंगी और तुरंत उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का रोल क्या होता है, देखो, तुम्हारे घर में अचानक से कोई चोर घुस जाए हथियार लेके, और तुम निहत्थे हो, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तो तुम उसका सामना उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, और जिसमें तुम्हारे मरने के चांसेस ज्यादा होंगे, हारने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले से पता है कि आज शाम को मेरे घर में
दो लोग आने वाले हैं गन लेकर के, ठीक है, उनके पास दो दो गन्स हैं, तो तुम पहले से क्या करके रखोगे, उससे ज्यादा पावरफुल गन लेकर बैठ जाओगे, तो तुम्हारे जीतने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे वैक्सीन्स का काम वही होता है कि बॉडी में हमारे पास ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले ये उसको स्कैन करते हैं, पहचानते हैं, और जैसे ही पहचान लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, तुरंत उसके लिए क्या बना लेते हैं, एंटीबॉडीज बना लेते हैं, और जो पहले से इनएक्टिव फॉर्म में एंटीबॉडीज है वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, उसके डीएनए को पहचान लेते हैं और उसकी जैसी एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए बना लेते हैं, और फिर उस पर एक साथ अटैक करके उसको किल करते हैं। तो यहाँ पे मेन वैक्सीन का रोल ये होता है, ठीक है ना। देखो, जो अब यहाँ वैक्सीन्स क्या है भैया, वैक्सीन्स जो है वो ऑलरेडी हमारी एंटीबॉडीज फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ नाम याद करने होंगे कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। इस ये लिखे हुए हैं ना नाम, एक सेकेंड। अब देखो इन्होंने कहानी लिख दी यहाँ पे, देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि सबसे पहला फर्स्ट इम्यूनाइजेशन जो स्मॉल पॉक्स हुआ था, जो छोटी माता जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे मिस्टर लुइस थे, उन्होंने इन्वेंट की थी क्या, वैक्सीन। उन्होंने ये टर्म कहाँ से लेकर आए थे, वैका से, जिसका मतलब क्या होता है, उस टर्म का मतलब होता है काऊ, ठीक है ना। तो इससे होने मतलब काऊ पॉक्स वायरस जो है, ये उससे होने वाले स्मॉल पॉक्स से होने वाले इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं वेनिका, जो कि क्या कहलाता है, काऊ पॉक्स वायरस कहलाता है। तो इतनी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैक्सीन्स क्या होते हैं बस ये बता देना है। और जनरली क्या करेंगे कि ये बताना है कि जो वैक्सीन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को किल कर देते हैं जिसमें एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें वायरस वगैरह होते हैं, और क्या करते हैं, हमारे एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं, ताकि कोई दूसरी चीज उस पर हावी ना होने पाए। मेन हमारा काम वैक्सीन का क्या होता है, सिर्फ यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्मॉल पॉक्स वगैरह के, तो ये तुम एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हो। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन क्या होते हैं, देखो, जितने भी नॉन वायलेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके थ्रू बनाई जाती है ये वैक्सीन, ठीक है। जो लाइव एटेनेटेड वैक्सीन होती है उनको हम प्रिपेयर करते हैं किसके थ्रू, नॉन वायलेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। जो क्या होते हैं, हमारे हमारी इम्यूनिटी को लाइफ टाइम परमानेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एक लाइफ टाइम क्या देते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे क्या बोला था कि मान लो कि जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, ठीक है, कोविड में क्या करा, बहुत सारे लोगों ने, जैसे डॉक्टर्स ने क्या बोला, एजिथ्रोमाइसिन दी या बहुत सारी ड्रग्स दी हैं, तो उसमें उन ड्रग्स का मेन काम क्या था, हमारी बॉडी में जैसे ही हमने एंटीबॉडीज दी लड़ने के लिए वायरस से, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जब वायरस आता है तो होता क्या है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है ना, हमारा इम्यून सिस्टम पहले वो उसको स्कैन करता है, उसके डीएनए को पढ़ता है, फिर उसके डीएनए के अकॉर्डिंग अपनी एक एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। कई बार जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उतनी पावरफुल नहीं हो पाती कि वो उसको किल कर सके। तो तुमने सुना होगा कि ये जो हमें डोज लगे थे, जो भी अपन को इंजेक्शन लगवाए गए थे, तो वो क्या थे, एक तरीके से साफ इंस्ट्रक्शन आए थे कि बूढ़े लोग ना लगवाएं सबसे पहले, उसके बाद ऐसे लोग ना लगाएं जिनको पहले से सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो, या पहले से जो बीमार हो, प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह ना लगाएं, बच्चों को सबसे पहले ना लगाएं। तो इसका रीजन क्या था कि एंटीबॉडीज हमारी सबसे पहले, एंटीजेंस जो होते हैं ना, ये हमारी एंटीबॉडीज क्या करती हैं कई बार, सबसे पहले जाके बॉडी में अटैक का काम करती है, क्योंकि एक तरीके से ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बाहरी के बाहर वाले लोग हैं। जब तक हमारी बॉडी इनको एक्सेप्ट करके एडजस्ट करती है ना, तो उसमें उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तुम्हें इंजेक्शन लगाना तो सबसे पहले बुखार आया, हाथ पैर टूटे, उसके बाद क्या हो गया, उसने उसको पहचान लिया कि भाई इस टाइप का अगर कोई वायरस फिर से बाहर से आता है तो हम उसके लिए सक्षम है, हमारे पास उससे लड़ने के लिए उससे अच्छे
हथियार रेडी हो गए हैं। अब अगर कोई कोविड वायरस तुम्हारी बॉडी में आता है तो तुम्हारे पास क्या है, पहले से लड़ने के लिए क्या हो गई, एंटीबॉडी तैयार हो गई। तो एक तरीके से मरा हुआ कोविड वायरस तुम्हारे बॉडी में डाला जाता है, ताकि बॉडी आसानी से क्या बना सके, एंटीबॉडीज बना सके और उसको किल कर सके। ताकि जब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एक्चुअल वाला कोविड वायरस तुम्हारी बॉडी में आए तो तुम्हारी एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए सक्षम हो। ऐसा नहीं हो कि एकदम से, पता चला कई लोग तो तुरंत ही मर गए, झेल ही नहीं पाए। और कई बार इंजेक्शन लगने के बाद क्या हो गया, इंजेक्शन लगने के बाद तो इंसान को प्रॉब्लम तो आई, लेकिन क्या हुआ, वो झेल गया उस चीज को। मतलब जहां उसको 100% नुकसान हो रहा था, वहां अब उसको सिर्फ 70% टू 80% नुकसान हो रहा है, ताकि वो सरवाइव कर सकता है। बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ा, बट कम बीमार पड़ा, मतलब उससे लड़ने की क्षमता उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे ये वाला काम किसने किया, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन ने, कि नॉन वायलेंट मतलब ऐसे मरा हुआ कमजोर सा वायरस हमारी बॉडी में डाला, ताकि हमारे बॉडी के सारे टी सेल्स जो भी हमारे इम्यून सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाए और उसके जैसी सेम एंटीबॉडीज बना ले, कॉपीज बना ले, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वायरस आए हमारी बॉडी में तो वो उससे लड़ने के लिए क्या हो सके, सक्षम हो सके। ठीक है ना। जनरली हमारे हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है ना, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है नेचुरल वे में। ठीक है। देखो अब जैसे कि क्या होता है, जो ओरली लाइव वैक्सीन होती है ना, वो क्या होती हैं, अब जैसे आईजीए सिंथेसिस होती है, जो कि क्या प्रोवाइड कराती है, यार मैं तुमको कैसे समझाऊं, क्योंकि ये बहुत डीप डेप्थ वाली चीजें हैं। मतलब जब तक तुम इस चीज को पहले बेसिक से नहीं समझोगे ना, तब तक तुमको यही नहीं पता कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, अब आईजीए सिंथेसिस क्या होती है। हम्म। मैडम नेक्स्ट पढ़ा दो, फिर छोड़ दो इसको, इशू नहीं। फिर भी तुम्हें इतना तो समझ में आना है कि लाइव हाँ कि इनेटेड क्या वैक्सीन क्या होना। होती हैं, कि किसी मतलब कोई भी वायरस है ना, बहुत कमजोर हो जाता है ना, मरा हुआ वायरस जो कि हमारी बॉडी में ज्यादा असर नहीं करेगा, ऐसे वायरस को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि मेरी बॉडी उसको क्या, मेरी बॉडी के लिए तो वो बाहरी इंसान है ना, फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारी बॉडी उसको स्कैन करके उसके लिए क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। जब रियल पावरफुल जब एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा ना उसके जैसा, तो हमारे पास उसके लड़ने के लिए मजबूत उसी डीएनए के, मतलब सेम डीएनए की हमारे पास क्या मिल गई, एंटीबॉडी मिल गई। तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास सफिशियंट एंटीबॉडीज होती है और उससे हम जीत सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पोलियो वैक्सीन और ये सब होती है ना, तो ये क्या होती है, ये एक नंबर ऑफ डीएनए की कॉपीज होती हैं तुम्हारे पास, कि इस टाइप का डीएनए अगर तुम्हारी बॉडी में आता है तो तुम्हें उनसे कैसे लड़ना है। ये होता है एंटीबॉडी का मेन हमारा रोल। तो जो ओरल प्रिपरेशन होती है ना ओरल वैक्सीन की, वो कम एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू इंजेक्शन। इंजेक्शन ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ ओरल वैक्सीन भी आती हैं। ठीक है। जैसे कि जो पोलियो की दवा होती है वो इंजेक्शन नहीं होती है, वो पोलियो की दवा क्या होती है, ड्रॉप में पिलाई जाती है, तो वो कहलाती है तुम्हारी ओरल वैक्सीन। लेकिन ये बॉडी में जाकर के क्या करेगी, इनएक्टिव फॉर्म में रखेगी रहेगी, और जैसे ही पोलियो का वायरस तुम पे अटैक करेगा ना, ये एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होकर के उस माइक्रो उस वायरस को क्या कर देगी, किल कर देगी, और तुमको पोलियो से बचा लेगी। अगर तुमको पोलियो की खुराक नहीं मिली है और पोलियो के वायरस ने तुम पे अटैक किया, तो तुम्हारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि तुम उससे क्या कर सको, लड़ सको, और तुम क्या हो जाओगे, पोलियो से इन्फेक्टेड हो जाओगे। इसीलिए बचपन में ही इनएक्टिव फॉर्म में तुम्हारी बॉडी में क्या पिला दी गई है, पोलियो की वैक्सीन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। और बाद में अगर कोई वायरस बॉडी में एंटर होता है तो ये एक्टिव होकर के उसको क्या कर देगी, किल कर देगी और तुमको उससे बचा लेगी। ठीक है। तो तुम देखना पोलियो की दवा फ्री में पिला के जाते हैं, और जो बच्चों को टीके लगते हैं ना, पैदा होने के बाद 5 साल तक इंजेक्शन लगते हैं, तो एक एक टीके की कीमत 1500-1500 रुपये और 2-2 हजार रुपये होती है। तो जो इंजेक्शन फॉर्म में दवाई दी जाती है ना, वो महंगी होती है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग में ज्यादा खर्चा आता है, उसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा खर्चा आता है। और जनरली जो ओरल फॉर्मुलेशंस होती हैं वो थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती हैं, टैबलेट कैप्सूल सस्ते आते हैं, इंजेक्शन थोड़े से महंगे आते हैं। ठीक है। तो इस टाइप की जो वैक्सीन होती है ना, वो वाइल्ड टाइप के वायरस को हमारी कम्युनिटी से मार भगाती हैं। अब इसके डीमेरिट्स क्या है भैया, हमने एडवांटेजेस तो इसके बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है। कई बार क्या होता है, अब तुम देखना यहीं पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सब लोगों को कोविड के इंजेक्शन लगे थे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए,
फायदा तो सबको हुआ कि कोविड जब दोबारा हुआ तो वो झेल गए, मरे नहीं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि नंबर ऑफ हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। हर उस पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए जिस इंसान को कोविड का इंजेक्शन लगाया। तो ये उसके क्या हो गए, साइड इफेक्ट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या हुआ कि कई बार ये ऐसी डिजीजेस भी कर देता है जिसकी वजह से क्या हो सकती है, इंसान को ज्यादा हानि पहुंच सकती है। ठीक है ना, ऐसी वैक्सीन क्या कर देती हैं, रिप्लेस कर देती हैं, मतलब लैप्स कर देती हैं किसको, वायरुलेंट फॉर्म को। और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैक्सीन लगाया कोविड का, और अब क्या हो रहा है, कोविड से तो लोग बच गए, कई लोग तो इंजेक्शन से मर गए, कई लोग इंजेक्शन ही नहीं झेल पाए। और कई लोग क्या हुआ, जो झेल गए ना, उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। अब तुम देखना नंबर ऑफ रेट जो होगी ना हार्ट अटैक्स की, उन पेशेंट में सबसे ज्यादा पाई जा रही है जिनको वैक्सीन लगी थी। जिनको बीपी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है उन पेशेंट्स को, ये सब क्या हो गए, इसके डीमेरिट्स हो गए, इनके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस। ठीक है। अब क्या हो गया, इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन क्या होती हैं भैया, ये तो ऊपर वाली जो थी वो एक्टिवेटेड फॉर्म में थी। इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन क्या होती है, जनरली जो पैथोजेंस होते हैं, जो वायरसेस होते हैं ना, उनको पहले मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। उसके जैसा एक अल्टरनेटिव, मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म, मतलब केमिकल्स के थ्रू या हीट के थ्रू उसका क्या कराता है, उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म को निकाला जाता है और उससे दवाई बनाई जाती है, उससे वैक्सीन बनाई जाती है। और उस वैक्सीन को हमारे बॉडी में क्या करा जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। और ये जो किल्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो किल्ड जो मर जाते हैं, उनको सिंगल या फिर मल्टीपल बूस्टर डोज में हमें वो करा जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि उसके जैसा डीएनए बना करके हम क्या करें, अपनी एंटीबॉडीज को बना सकें। ठीक है। अब क्या करते हैं, मतलब ये मान के चल लो, इनएक्टिवेटेड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले वायरसेस को मार दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, और फिर इनएक्टिवेट वायरस से हमने क्या करा, हमारा वैक्सीन बना लिया। ठीक है। अब जो वैक्सीन बना है, उस वैक्सीन को हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में यूज करेंगे। याद रखना कि एक बार जो बीमारी हमें हो जाती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहली बार तो प्रॉब्लम झेलती है, लेकिन उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना लेती है। जब दूसरी बार सेम बीमारी हमारे पास आती है ना, तो वो क्या करती है, उसके डीएनए को स्कैन कर लेती है, और स्कैन करने के बाद वही वाला एंटीबॉडीज बाहर निकालती है, जो उससे लड़ने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है ना, जो उसको परेशान करता है, तो पहले वो उसको स्कैन करती है और उसके डीएनए की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपनी एंटीबॉडी बनाती है और उससे फाइट करती है। अगर वो उससे हार जाती है तो फिर हम बाहर से क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन और ये सारे ड्रग्स खाते हैं। फिर क्या होता है, ठीक हो जाते हैं। अगली बार जब मान लो दोबारा से हमको फिर से सेम बीमारी होती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी ज्यादा पावरफुल एंटीबॉडीज बना लेती है। ठीक है। उसके डीएनए को जैसे ही स्कैन, ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसको हम पहले से पहचानते हैं, जब वो बॉडी में एंटर होता है ना, तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी इनएक्टिवेट फॉर्म। मतलब जनरली इनएक्टिव मतलब वायरस को पहले किल करना, और फिर उस वायरस से, उसके डीएनए से हमें क्या बनाना है, हमारी वैक्सीन बनाना है एक्टिव फॉर्म में। ठीक है। तो ये होता है मेरा इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन। क्लियर है। इससे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में। इसके फायदे क्या हैं भैया, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को आसानी से हम ये दे सकते हैं, ये वाली वैक्सीन। ठीक है। इसका जो खर्चा होता है वो कम होता है, किसके कंपैरिजन में, लाइव के कंपैरिजन में। किसी लाइव वायरस से वैक्सीन बनाना और किसी मरे हुए वायरस से वैक्सीन बनाने में खर्चा कम बैठता है। ठीक है। उसके बाद इस टाइप की जो वैक्सीन होती है ना, उसके खर्चे, मतलब उसका जो स्टोरेज होता है ना, उस पे ज्यादा खर्चे नहीं करने होते, उसकी ज्यादा डिमांड्स नहीं होती हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं भाई इसके, इसके मेन डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। देखो, अगर हम किसी मरे हुए से वैक्सीन बना रहे हैं तो हमको ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल चाहिए पड़ता है, किसके लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल इंजेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ मरे हुए वायरसेस का सैंपल हमको हमारी बॉडी में डालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसका सबसे पहला, मतलब
मल्टीपल डोजेस भी देने पड़ सकते हैं कई बार, ठीक है ना। मतलब क्योंकि क्या करता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर जाकर के 1 से 2, 2 से 4 बनते हैं। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, जो ज्यादा अमाउंट होता है ना वो हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो आसानी से डेवलप हो सके, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक बूस्टर शॉट्स हमें चाहिए पड़ते हैं। एक बार दे दिया उससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या होता है, एक तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद दोबारा से 2-3 शॉट्स, मतलब जो भी हम डिसाइड करते हैं क्राइटेरिया, उसमें जितने भी शॉट्स हमने डिसाइड किए हुए हैं उसने उनसे शॉट्स हमें देने होते हैं उस वैक्सीन को, सॉरी उस एंटीबॉडीज को डेवलप कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ठीक है ना। उसके बाद ये वाली जो वैक्सीन होती है ना, इसको हम इंजेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते, या मतलब उसको हमें ओरली ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, कई बार क्या होते हैं वो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे ऊपर हुआ था, कोई भी मरी हुई चीज जब बॉडी में डा जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई नई बीमारी भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये थे तुम्हारे इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन। अब बचा है तुम्हारा सिर्फ टॉक्सोइड, है ना। यही एक प्रोडक्ट बचा है तुम्हारा वो मैम कल इम्यूनोलॉजिकल करते प्रोडक्ट्स हैं। में से। क्यों, क्या हुआ, पक गए, बोर हो गए? हम्म, सिर्फ इतना से ही बाकी है, बहुत बड़ा नहीं। चलो ठीक है, टॉक्साइड कल कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे तुम्हारी 5th यूनिट कंप्लीट हो गई है। बहुत बड़ी कल यूनिट मैं है तुमको मैम। इसका पीडीएफ, क्या हुआ? बहुत बड़ी यूनिट है मैम ये तो। हाँ बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए मैंने इसको पहले कवर किया ताकि तुम लोग इसको पढ़ सको। अब कल जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी ना, हम्म। मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं तुमके इसके नोट्स मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, ठीक है। सर ठीक से है ले मैम। लेना। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट बची है, 6th और 7th, बाकी सब कंप्लीट हो गई ना। नहीं, फर्स्ट भी हम्म। बची है, फर्स्ट, 6th और 7th, ठीक है। मैम इसका फिर सबका रिवाइज भी कराओगे ना आप? अपन देखेंगे, पहले एक बार अपन ये कंप्लीट कर लें, ठीक उसके बाद है। अपन कुग्नोसी उठाएंगे, कुग्नोसी कंप्लीट करेंगे। जब अपना ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपन इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है मैम। ठीक। ठीक है। पहले अपना टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है मैम। एक बार सारी चीजें पढ़ लें, जब तक तुम लोग भी रिवाइज करो, फिर कोई डाउट होंगे तो अपन रिवीजन की क्लास में इसको कवर करेंगे। देखो कल का ठीक। टॉपिक होगा तुम्हारा 1st यूनिट, ठीक है। हम्म। ये टॉक्सॉइड कंप्लीट करने के बाद हम 1st यूनिट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1st यूनिट थोड़ी सी इजी है। तो तुम लोगों का जो अभी तक इतना कचरा कचरा इकट्ठा हुआ है ना माइंड में, हम्म। मतलब बहुत हैवी पढ़ लिया, तो थोड़ा लाइट हो जाएगा माइंड। क्लियर है? ठीक है मैम, कल पढ़ते हैं। चलो ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ठीक है। थैंक यू मैम, गुड नाइट। चलो ठीक है, बाय।